अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। क्लास 11 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड केपी के बोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं जी एंजाइम्स जो है इनकी क्या शेप होती है। एंजाइम्स जो है एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो प्रोटीन होती है वो मिलकर बनी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन से। और जो एंजाइम होते हैं ये भी हमारे पास जो है वो किससे मिलकर बने हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं। यानी कि ये भी जो है वो प्रोटीन ही होते हैं। और ये जो है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को में पार्टिसिपेट करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट अप कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। अगर हम बात करें एक और एंजाइम की टाइप है, इसको बोलते हैं राइबोजाइम्स। ये आपको सिर्फ किसमें मिलते हैं, आपको आरएनए को बनाते हैं, आरएनए के अंदर होते हैं ये। और ये आपको जो है वो राइबोसोम्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, राइबोजाइम्स इनका नेम है। इसकी एग्जांपल में राइबोजाइम की एग्जांपल में आता है पेप्टाइड डाइल ट्रांसफेरेज। ये हमारे पास ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, जो कि राइबोजाइम है। अच्छा, अगर हम बात करें कि एंजाइम के ऊपर जो है ना एक्टिव साइट, वो क्या चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एंजाइम है, एंजाइम का मॉलिक्यूल है। एंजाइम के मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे अगर इसको यहाँ पर मैं फिलहाल रेस कर दूँ तो आप यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास एंजाइम आपको एक नज़र आ रहा है, इस पे यहाँ पे एक जगह है ये वाली। इस जगह को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट है। ठीक है, एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना होता है। सपोज कि यहाँ पे आप देखें, इस केस में यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है जो कि एक्टिव साइट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। ठीक है, सबस्ट्रेट। यही जो सबस्ट्रेट होगा, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है कहाँ पे लगा हुआ है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ये लगा होता है। ठीक हो गया। और एक्टिव साइट जो होती है ये वाली जो आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल लगा होता है, ये सपोज कि यहाँ पे एक एंजाइम है। ठीक है ना, तो इसकी जो ये वाली एक्टिव साइट होती है, कह रहा है कि आमतौर पे जो है ना ये 3 से लेके 12 तक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। क्योंकि हमने अभी कहा है कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन मिलकर बनती है अमाइनो एसिड से। इन द सेम वे जो आपके पास एक्टिव साइट है, ये 3 से लेके 12 तक जो अमाइनो एसिड होते हैं उससे मिलकर बनी होती है आमतौर पर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो एक्टिव साइट होती है ये हमारे पास 3D यानी कि इसकी जो है 3 या 3 डायमेंशनल होती है, ये 3D होती है। और इसके ऊपर जो है वो चार्ज बेयरिंग कैविटी, ऐसी कैविटी है, ऐसा समझ लें कि ये एक गड्ढा है जो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होता है। तो ये हमारे पास एक्टिव साइट के बारे में कुछ बातें हैं। और इसके अलावा आप देखें जी कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो अटैचमेंट होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए भी होती है और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इसको हम लोग नाम देते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है कि हमारे पास एक एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। ठीक है, एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है और इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो बनी होती है 3 अमाइनो एसिड से, जिसका नाम क्या है, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन और जो है वो एलानिन। ये तीनों जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल मेक द एक्टिव साइट ऑफ द एल्डोलेज। एल्डोलेज इज द एंजाइम। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव साइट जो है ना, एक्चुअली ये फर्दर एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 साइट्स। वन इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट एंड द अदर इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। इनके एक्टिव साइट इज इंडिविजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 फर्दर साइट्स। एक्टिव साइट के ऊपर 2 मजीद जगह होती हैं, जिसमें एक इज वन इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट और दूसरी क्या कहलाती है, बाइंडिंग साइट। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे सपोज के ये एक एंजाइम है, ये हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, और ये इसकी जो है वो एक्टिव साइट है। जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके लगेगा, आकर जहाँ पे एक जगह पे आके लगेगा, वो लगेगा बी, बी फॉर बाइंडिंग साइट। यानी कि एक्टिव साइट के ऊपर एक बाइंडिंग साइट है जिसके ऊपर आके वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। और दूसरी कौन सी है, कैटालिटिक साइट। ये क्या है, ये C4 कैटालिटिक साइट। यानी कि एक्टिव साइट के ऊपर ही क्या है,
कैटालिटिक साइड भी इसके ऊपर है, ये उसको सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देगी, ये उसको जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड द कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स को अपने साथ किसी को मिला के भी काम करना पड़ता है। अगर जो भी मॉलिक्यूल जो कि नॉन प्रोटीन होगा यानी कि प्रोटीन नहीं होगा, अगर एंजाइम ऐसा मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन नहीं है और उसको अपने साथ मिला के काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास जो है कोफैक्टर कहलाता है। अब कह रहा है कि एंजाइम्स के पास एंजाइम और कोफैक्टर अगर इकट्ठे काम कर रहे हो तो इसको हम नाम देते हैं होलो एंजाइम का, यानी कि ऐसा एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। and that hollow enzyme will be a active enzyme, it will be in active form, okay, it will not in inactive form, it will be active and it will be participating in the reaction. Okay, next is called as apoenzyme. If the enzyme is without cofactor then it is called as apoenzyme, means that के apoenzyme में जो enzyme होगा it will be disactive और inactive, वो active नहीं होगा। ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें सम एंजाइम ऐसी होती है जो वी डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर, उनको कोफैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे भी काम कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वो भी जो है वो शो एक्टिव एंड नॉन एक्टिव स्टेट्स, वो एक्टिव भी होते हैं और नॉन एक्टिव भी होते हैं। इसमें उसने आपको एग्जांपल दी है, एक एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन। कह रहा है पेप्सिनोजेन इज सच अ एंजाइम which is in the inactive state and it is present in our stomach. It is present in an inactive state, and when you will eat the protein, when you will eat the food, the pepsinogen will be converted into the pepsin. Pepsin is the active form and pepsinogen is an inactive form of the enzyme. So why it is inactive, why the pepsinogen is inactive? Because it has an additional polypeptide fragment. It contain a fragment of protein which is called as polypeptide fragment. This fragment will not allow the pepsinogen to become active. For this reason it will be present in your stomach and it will be inactive, but as soon as you will eat the protein, you will eat the meat, it will be converted into the pepsin. So which factor will convert the pepsinogen into the pepsin active form? The HCl. HCl is the main factor which convert the pepsinogen into the active form called as pepsin. So in this way this pepsinogen will be converted into the pepsin. So ऐसा एंजाइम जिसके दोनों, ये ऐसा एंजाइम है which do not need any cofactor. Okay, now we will discuss about the types of cofactor. There are two types of cofactor. One are called as inorganic cofactor. These inorganic cofactor are also called as activators. They are also called as activators. And these are actually detachable cofactor, यानी कि ऐसे cofactor जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करेंगे और चले जाएंगे, अटैच नहीं रहेंगे, वापस चले जाएंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, डिटैचेबल कोफैक्टर, एक्टिवेटर या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। यहाँ पे आपको उसने एग्जांपल दी है ग्लूकोज प्लस एटीपी। ग्लूकोज जो होगा एटीपी को उससे एनर्जी को लेगा और ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये हमारे पास एक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको हम आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसमें आप यहाँ पे देखें हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जिसने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और Mg2+, ये जो है ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक जो है वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर है। ठीक है, इसकी हेल्प कर रहा है हेक्सोकाइनेज की कि ग्लूकोज को इसके अंदर कन्वर्ट कर दे। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक को फैक्टर भी होते हैं, इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं कोएंजाइम्स और एक को बोलते हैं प्रोसेटिक ग्रुप। कोएंजाइम ऐसा ऑर्गेनिक को फैक्टर है जिसकी एग्जांपल है एटीपी, एनएडी, एफएडी। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे को फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनिक है और ये भी सारे के सारे डिटैचेबल हैं, आएंगे काम करवाएंगे एंजाइम के साथ और फिर चले जाएंगे। लेकिन जो प्रोसेटिक ग्रुप होता है ये ऐसे को फैक्टर होते हैं जो कि ऑर्गेनिक है और ये काम करवाएंगे और ये परमानेंटली अटैच हो जाएंगे एंजाइम्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।